हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैं कल अपनी ITR 4 जर्नल इंस्ट्रक्शंस की वीडियो लेके आया था सुगम के लिए, आज ITR 1 सहज के लिए लेके आया फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 यानी 2021-2022 के असेसमेंट ईयर के लिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर ITR 1 में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या क्या चेंज आए हैं पिछले साल के फॉर्म से। जर्नल इंस्ट्रक्शंस में दोस्तों ये लिखा हुआ है कि ITR 1 फॉर्म 2021-22 के लिए भरा जाएगा जिसकी इनकम रिलेट करती है 2020-2021 से, यानी इनकम टैक्स के अंदर प्रीवियस ईयर उस साल को कहा जाता है जिस साल में आप अर्न करते हैं और जिस साल में आप उसका ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, यानी द ईयर इन विच योर इनकम वॉज या इज टू बी असेस्ड इज असेसमेंट ईयर, जो कि 21-22 है। यानी आप ये मत गलत फहमी में रहिएगा कि आप 21-22 में जो कमाएंगे इस फॉर्म में भरेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आपने जो 20-21 में कमाया होगा वो इस फॉर्म में भरा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वही पहली पॉइंट इसके अंदर लिखा है असेसमेंट ईयर फॉर विच दिस रिटर्न फॉर्म इज एप्लीकेबल इज 21-22, यानी इनकम किससे अर्न करती है 20-21 के फाइनेंशियल ईयर से, तब आप यहाँ पे भरेंगे। कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों देखने वाली कि रिटर्न ये फॉर्म इंडिविजुअल भर सकता है। कौन भर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल भर सकता है जो कि रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट भी 3 प्रकार के होते हैं, मैंने अपनी और वीडियोस में भी बता रखा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियोस दोबारा बिन बात की इन पॉइंट्स के लिए ना देखनी पड़े। कि रेजिडेंट 3 तरह के होते हैं। एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी आम भाषा में कहूँ तो आप और मैं जो ज़्यादातर भारत में ही रहते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे दिन भारत में ही रहते हैं। एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी जो बंदे आते जाते रहते हैं भारत में। जैसे लेट्स से मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, कुछ मैचेस उसने इंडिया में खेले, कुछ मैचेस उसने बाहर खेले, तो वो NOR बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन सम डेज ऑफ द स्टे इन इंडिया। और एक NRI होते हैं जो बहुत कम दिन भारत में आते हैं, तो तीनों की कैटेगरी होती है, तो तीनों ही इंडिविजुअल हो सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म किसके लिए अवेलेबल है? सिर्फ जो ज़्यादातर भारत में रहते हैं, यानी आप और हम। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? जिसकी इनकम असेसमेंट ईयर 21-22 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 की कमाई वाली इनकम 50 लाख से ऊपर की नहीं होगी और जिसकी इनकम इन फॉलोइंग हेड्स में ही होगी, वही ITR फॉर्म भर सकते हैं 1 का। यानी इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट होगा, जिसकी इनकम 50 लाख तक होगी, 50 लाख से तक, हाँ बिल्कुल 50 लाख तक होगी, और इन हेड्स में होगी। किन हेड्स में? सैलरी में होगी या पेंशन के अंदर। सैलरी के अंदर कोई भी कैटेगरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही घर से होगी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी एक ही घर से, चाहे उसमें अब सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो लॉस होगा, और अगर रेंटेड होगा तो वो क्या होगा, उसकी इनकम आपके इसमें जुड़ जाएगी। और इंटरेस्ट इनकम या फिर फैमिली पेंशन इनकम टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज की इनकम भी इसके अंदर आ सकती है। कौन सी नहीं आती है वो देखेंगे नीचे इसके अंदर। और चीज़ एक नोट की जाए कि अगर आपकी माइनर की या स्पाउस की इनकम आपके अंदर क्लब हो रही है, सेक्शन 64 ऑफ द इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे इनकम क्लबिंग होती है, और भी आगे सेक्शंस के अंदर दिया हुआ है कि क्लबिंग होती है। क्लबिंग का मतलब होता है किसी और की इनकम आपके अंदर जुड़ना। जैसे बच्चे को कोई पैन कार्ड नहीं मिलता है, इसलिए बच्चे की इनकम जो होती है वो आपके अंदर जुड़ती है, बीइंग अ मदर और फादर। तो जो अब आपकी इनकम जुड़ेगी, जैसे मान लो कोई चाइल्ड आर्टिस्ट है, उसने अपनी इनकम अर्न करी किसी एक्टिंग करने से, तो आपकी इनकम में वो जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी वो क्लबिंग के अंदर लिखा हुआ है। लेट्स से आपने FD करवाई बेटे के नाम पे, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपके इनकम के अंदर जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी वो सेक्शंस के अंदर लिखा हुआ है। जब जुड़ेगी, वो जिस हेड में जुड़ेगी वही हेड आपको देखा जाएगा रिटर्न भरने के लिए। लेट्स से बच्चे की बिजनेस की इनकम है और वो आपके अंदर क्लब हो रही है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते चाहे आपके बिजनेस की इनकम ना हो, क्योंकि बिजनेस की इनकम का ITR 1 में कोई जगह नहीं है, वो ITR 3 या 4 में जाती है। लाइकवाइज अगर बच्चे की कोई मान लो अदर सोर्स की इनकम है और आपकी बिजनेस की इनकम है, तो भी नहीं आप भर सकते, क्योंकि आपके अंदर ITR फॉर्म नहीं है। ITR 1 के अंदर बिजनेस का कोई भी स्कोप नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस चीज़ की इनकम क्लब की जाएगी उस हेड को भी मद्देनजर रखा जाएगा। ये इस नोट में लिखा हुआ है। कौन से लोग इस रिटर्न फॉर्म को नहीं भर सकते, यानी ITR 1 को नहीं भर सकते? डायरेक्टर कंपनी का नहीं भर सकता, उसके लिए अलग ITR फॉर्म्स है, क्योंकि उसकी तरह से बिजनेस की इनकम हो जाती है, तो ITR 3 में जाता है जनरली वो। ठीक है। हैज़ हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसके पास किसी भी साल में किसी एक दिन भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होंगे, किसी भी साल का मतलब है 20-21 में, ऑब्वियसली अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो वो रिटर्न नहीं भर सकता। कोई ऐसी एसेट है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जो बाहर से आता है इंडिया के, तो भी ये फॉर्म नहीं भर सकता। उसकी साइनिंग अथॉरिटी इंडिया के बाहर की है तो भी ये फॉर्म नहीं भर सकता। उसकी इनकम कोई बाहर से आती है तो भी ये फॉर्म नहीं भर सकता। उसके पास कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स हैं लेकिन जो उसको मिले नहीं हैं, क्योंकि जिस बिजनेस के उसके पास ESOPs हैं वो भी स्टार्टअप है और उनके पास अर्निंग नहीं है, तो उन्होंने आपको इनकम देने की बजाय शेयर होल्डिंग दे दी है, लेकिन वो अभी आप रिडीम नहीं कर सकते, डेफर्ड है वो ESOPs, यानी मिलेंगे आपको।
ठीक है। लेट्स से आप इंजीनियर हो, आप 4 दोस्तों ने मिलकर स्टार्टअप किया, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने चारों ने बोल दिया भी हम ईसॉप्स लेते रहेंगे इसके इन ल्यू ऑफ सैलरी, और एंड में उसको देखेंगे बाद में कुछ दिनों के बाद जब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो वो इसके रिटर्न नहीं भर सकता, ठीक है, क्योंकि वो आपकी सैलरी नहीं है। जिसका TDS 194N में डिडक्ट कर दिया गया, आपको ध्यान होगा 190N पे भी मैंने वीडियो बना रखी है। 190N पे जब TDS डिडक्ट कब होता है, जब आपके कैश विड्रॉल्स 1 करोड़ से ऊपर होते हैं, ठीक है। अब आपके कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ऊपर है, तो आप इसका मतलब मोटी पार्टी हैं दोस्तों, आम भाषा में कहें तो ITR 1 आपके लिए नहीं है। ITR 1 सैलरी क्लास पर्सन के लिए है, जिनकी एक तरह से लिमिटेड इनकम होती है, ठीक है। तो आपके लिए फॉर्म्स नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भैया 1 करोड़ आपने अगर बैंक अकाउंट से निकाले हैं अपने, तो यार आप छोटी मोटी पार्टी नहीं होगी, लेट्स से आप इस फॉर्म को इग्नोर करो, बड़े फॉर्म पे आओ, क्योंकि ये छोटा फॉर्म है। नाउ कौन से इंडिविजुअल्स की इनकम इसमें नहीं आती है, ऊपर थे पर्सन्स, यहाँ पे इनकम है। PGBP इनकम इस फॉर्म में नहीं भरी जाएगी, कैपिटल गेन नहीं भरा जाएगा, एक घर से अधिक की इनकम है तो भी नहीं भरी जाएगी। अदर सोर्सेस इनकम है लॉटरी से, रेस हॉर्सेस को ओइंग एंड मेंटेन करने से, और स्पेशल रेट जहाँ पे लगते हैं 115 BBDA और 115 BBE, इन एक्टिविटीज़ से आपके अदर सोर्स की इनकम है तो भी नहीं भरा जाएगा आपके फॉर्म। यानी सैलरी से इनकम कितनी भी हो, कुछ भी हो तो भरा जाएगा। इसके अलावा सब जगह रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अदर सोर्सेज ही क्यों ना हो। दूसरी बात, ई पॉइंट, इनकम टू बी अपोर्शन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 है। ये दोस्तों क्या होता है कि जो गोवा के और जो दादर नगर हवेली के, दमन एंड दीव के, इन लोगों के ऊपर पोर्चुगीज सिविल कोड लगता है, उसके तहत अगर कोई इनकम की अर्न होती है तो वो भी ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ऊपर होती है तो भी आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी इन इनकम्स पे आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। फर्दर इन लॉसेज या डिडक्शन या रिलीफ अगर आपने लेते हो ये वाला चीज़, तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ऊपर थे पर्सन, फिर इनकम, फिर लॉसेस। अब लॉस किस में बोल रहा है, अगर कोई पुराना आपका लॉस है या फिर आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, तो नहीं कर सकते आप। देखो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कब आता है, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, या तो पुराना लॉस आपका प्रॉपर सेट ऑफ नहीं हुआ है पिछले सालों की इनकम्स के साथ, तो आपने कैरी फॉरवर्ड किया होगा। अगर आपने तब कैरी फॉरवर्ड किया था तो आपके लिए रिटर्न फॉर्म नहीं है, तो आप इस किसी और रिटर्न फॉर्म में जाएँ और वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लॉस का बेनिफिट उठाएं। या फिर आपकी इस साल की लॉस की इनकम है, आपकी इस साल की इनकम से एडजस्ट नहीं हुई है सैलरी या किसी भी इनकम से, और आप उसे फॉरवर्ड करना चाहते हो। लेट से आपकी सैलरी की इनकम थी 10 लाख रुपए और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आपका 12 लाख रुपए था, तो 2 लाख रुपए की इनकम आपकी बच गई, जो कि अगले साल कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, तो भी आप ये फॉर्म ना भरें, आप कोई और फॉर्म भरें। अगर आपकी इनकम सैलरी से 10 लाख रहे, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 लाख है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका पुराना कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। अदर सोर्सेज की इनकम के अंदर कोई लॉस है तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने रिलीफ लिया 90 या 91 सेक्शन का, तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने डिडक्शन ली है 57 की फैमिली पेंशन वाली, तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर आपने किसी और का TDS आप कटा है और आपने अपने हैंड पे क्रेडिट लिया है, ये प्रोविजन होता है दोस्तों, ये मैं डिटेल में नहीं बता पा रहा अभी क्योंकि वीडियो का मेरा मकसद कुछ और है, तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो ABCDE ये चारों पाँचों इनकम के या लॉसेस की वजह से आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद इजी पॉइंट्स आने शुरू हो गए हैं। एक चीज़ आई है अभी पॉइंट नंबर 5 के अंदर इंपॉर्टेंट, अनेक्जर लेस रिटर्न्स है कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट या कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है कागजी इंफॉर्मेशन जमा नहीं करवानी है, सिर्फ आपको अपने फॉर्म के अंदर जो लिखा हुआ है वही चीज़ जमा करवानी है। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट या आपको LIC के रिसीव्ट या ट्यूशन फीस या FD म्यूचुअल फंड की स्लिप्स, ये सब जमा नहीं करवानी है। और ये काम पिछले कई सालों से चल रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं। नई बात क्या आई है वो देखिए पॉइंट नंबर 5 के अंदर, की चेंजेस एज कम्पेयर टू ITR फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 2021, यानी पिछले साल से नए फॉर्म क्या है। एक तो नई स्कीम आई 115 BSc। 115 BSc पहली बार इस साल में अवेल होने जा रही है। 2021 की जो इनकम अर्न है, पहली बार 115 BSc में टैक्स भरा जाएगा अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स। 115 BSc क्या है दोस्तों, आपको ध्यान होगा बजट में आया था कि आपको इनकम टैक्स जो देना है वो 0 से 2.5 लाख 5%, 2.5 से 5 लाख 10%, फिर उसके बाद 15%, इस तरह से आपकी इनकम 7.5%, 5%, 10%, 12.5%, 15%, इस तरह से टैक्स दिया गया था इंस्टेड ऑफ जो करंट टैक्स स्लैब्स है। तो आप देखिए किसमें बेनिफिशियल हो। अगर आप बेनिफिशियल हो 115 BAC में, तो आपको फॉर्म भी भरना पड़ता है 10IE, और उस फॉर्म को भरने के बाद आप ही इस फॉर्म को अवेल कर सकते हो। तो आप 115 BAC की डिटेल्स भरोगे इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपने अवेल करना है नहीं, आप इसके अंदर लिखोगे, और ड्यू डेट से पहले इसके अंदर आपको अवेलमेंट करनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, जिनका TDS 194N में कटा है उनको भी ये रिटर्न भर नहीं सकते, तो इसलिए वो पॉइंट हटा दिया है यहाँ से। जिसके पास डेफर्ड ESOPs हैं वो भी ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो भी ये नहीं भर सकता, तो पॉइंट भी हटा दिया है यहाँ पे।
और क्वार्टरली ब्रेकअप डिविडेंड का दे दिया गया है यहाँ पे कि डिविडेंड का क्वार्टरली ब्रेकअप आप दीजिए। स्केड्यूल डी आई रिमूव कर दिया है एज डन इन ITR 4। और जो डोनेशन कैश में अगर आप देते हैं तो 80GGA की डिडक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दे दिया जो पहले नहीं था। ठीक है, इसके बाद एक बात ध्यान रखिए, मैनर ऑफ फाइलिंग और वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्म आप कैसे कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर है तो उससे कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी OTP आता है उससे कर दीजिए, आधार OTP से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कुरियर भेज सकते हैं बेंगलोर में। ITR V भेजना कुरियर में, ऑब्वियसली ITR V एक्नॉलेजमेंट होती है, ITR 1 2 3 फॉर्म अलग होते हैं, एक्नॉलेजमेंट अलग होती है। ITR V एक्नॉलेजमेंट सबके लिए होती है, ITR 1 2 3 फॉर्म कोई भी हो जाए। आपको बेंगलोर भेजना है, एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद आपको बोला गया है कि फाइलिंग आउट ITR V फॉर्म, इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म, ये भी वही है कि आपको ITR V फॉर्म भेजना है वहाँ पे और वेरिफिकेशन करनी, नहीं तो साइन करके। किस किस को रिटर्न भरनी है आप ये भी देख सकते हैं, जिसकी इनको उम्र 60 साल तक है, 2.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम, 60 से ऊपर पे 3 लाख रुपए तक की इनकम और 80 साल से ऊपर तक 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स भरना है। और अगर आप 115 BSE में आ रहे हैं तो आप किसी भी साल के हों 2.5 लाख रुपए से ऊपर पे आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। तो जनरल वही बातें जो हमने आमतौर पर डिस्कस करी हुई है कभी ना कभी। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चाहे आपकी इनकम 1 लाख रुपए ही क्यों ना हो पूरे साल के अंदर, लेकिन अगर आप इन 3 पॉइंट्स के अंदर क्लासीफाई होते हैं तो आपको ये मानिए कि इनकम टैक्स रिटर्न तो भरनी पड़ेगी। पहला पॉइंट, अगर आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं सारे करंट अकाउंट्स को मिला के भी 1 करोड़ से ऊपर साल के अंदर, तो आपको ITR फॉर्म भरनी है, चाहे आप इनकम अर्न कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। आपने फॉरेन एक्सपेंडिचर पे 2 लाख रुपए से ऊपर खर्च किए हैं अपने या किसी भी बंदे के लिए, तो भी आप ये फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। ऑब्वियसली इनकम ऊपर वाले हेड्स में होनी चाहिए। और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे 1 लाख रुपए से ऊपर साल में खर्च किया है तो भी आप ये फॉर्म भरेंगे। यानी तीनों कंडीशन में माना गया है कि यू आर लार्ज पोटेंशियल लार्ज टैक्स पेयर, आप टैक्स पेयर हो सकते हैं बड़े वाले, इसीलिए आप ये फॉर्म भरें ताकि हम आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकें। वो जनरली इन्फॉर्मेशन को चेक कर भी सकते हैं। इसमें दोस्तों देखिए, अगर ITR 4 से कंपेयर करें तो 10IE फॉर्म नहीं है जो कि 115 BSE के लिए भरना पड़ता है। इसका मतलब ITR 4 वालों को ही 10IE भरना पड़ता है, ITR 1 वालों को नहीं भरना पड़ता। इसीलिए जो की चेंजेस आए हैं यहाँ पे भी 10IE नहीं लिखा हुआ है पॉइंट नंबर A के अंदर। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 139 सेक्शन के से पहले यानी ड्यू डेट से पहले आप 115 BSE को सिर्फ ऑप्ट कर लें। ऑप्ट करने के बाद ITR 1 फॉर्म भरना है, तो ITR 1 फॉर्म के अंदर आप ऑप्ट भी करेंगे और फॉर्म भी भरेंगे। यानी यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है फॉर्म 10IE का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन फॉर GSTR 1। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।